चैप्टर्स 521 स्टीलिंग शूज 2/2, 522 रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू, 523 टाई बाय यूशेंग, 524 नंबर 1 इन प्रेस्टीज एंड मेरिट। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 521 जूते चुराना 2/2। गुलामों की उम्र हो चुकी थी जबकि फीकाई एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहा था, इसलिए अभी के लिए गुलाम सिर्फ फीकाई को घेर कर खड़े हो पाए, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फीकाई ने गुस्से से एड़ फाड़ कर अपने सामने खड़े एक बूढ़े गुलाम को लात मारी। हट, गंदे कहीं के। मेन यंग ट्राइब लीडर को सलाम करने जा रहा हूं, मेरा रास्ता मत रोक। बूढ़े गुलामों को शर्म भी आई और गुस्सा भी। उनकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत फिर भी नहीं हुई। उनकी नज़र फीकाई के कपड़ों में उभार पर पहले ही पड़ चुकी थी। कई लोगों ने अपने दिल में नफरत से सोचा, इस बेवकूफ लड़के की हिम्मत तो देखो, चोरी कर ली। जूते चुराए वो तो ठीक है, लेकिन उसने यंग ट्राइब लीडर के जूते चुराए। हा, इसकी किस्मत तो सच में फूटी हुई है। मैंने तो सोचा था कि इसे लैट्रीन साफ करने भेजवा दूं, लेकिन अब तो लगता है इसकी छोटी सी जान भी चली जाएगी। सही हुआ इसके साथ। यंग ट्राइब लीडर का पर्सनल सर्वेंट बनना इतना आसान है क्या? फीकाई बूढ़े गुलामों से घिरा हुआ यंग ट्राइब लीडर के टेंट की तरफ बढ़ा। टेंट के बाहर पहरा दे रहे डुगू मास्टर्स ने फीकाई को ऐसे देखा जैसे वो एक मुर्दा इंसान हो। मायिंग जी टेंट के दरवाजे पर गंभीर चेहरा लिए खड़ा था। वो अलग अलग मामलों को हैंडल करते करते थक गया था और बाहर टहलने जाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि उसके जूते गायब थे। उसने अपने पुराने पर्सनल सर्वेंट को बुलाया और उस बूढ़े गुलाम ने बताया कि जूते शायद नए वाले नौजवान गुलाम ने चुराए हैं, पैसों के लिए बेचने के इरादे से। बूढ़े गुलाम ने मायिंग जी को यह भी बताया कि यह पहली बार नहीं है जब फीकाई ने चोरी की है। मायिंग जी ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी नेकियतों का सिला एक चोर से मिलेगा। फीकाई का दिल घबराहट से बैठा जा रहा था, उसका दिमाग टेंशन से फटने वाला था, लेकिन उसने चाओ लियान की इंस्ट्रक्शंस को मजबूती से याद रखा और एक बहादुर हीरो की तरह सर ऊंचा करके मायिंग जी की तरफ चल पड़ा। मायिंग जी यह सीन देखकर अजीब सा हैरान हुआ। वो बूढ़े गुलाम जो फीकाई पर नजर रखने के लिए उसके पीछे आ रहे थे, वो ऐसे लग रहे थे जैसे यूज एस्कॉर्ट कर रहे हों। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फीकाई बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। क्या उसने सच में जूते नहीं चुराए थे? अनजाने में मायिंग जी का गुस्सा क्यूरियोसिटी और शक में बदल गया। सबॉर्डिनेट यंग ट्राइब लीडर को सलाम करता है। फीकाई जमीन पर घुटनों के बाल बैठा और साफ आवाज में सलाम किया। मायिंग जी ने फीकाई की तरफ देखा और नाखुश आवाज में चिल्लाया, मेरे जूते क्या तुमने चुराए हैं? मेरी सो हिम्मत भी हो तो मैं मालिक के जूते चुराने की जरूरत नहीं कर सकता। फीकाई ने साफ इनकार कर दिया। ये झूठ बोल रहा है, इसके कपड़े फूले हुए हैं, वहां कुछ है, एक बार देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। पीछे से बूढ़े गुलाम तुरंत चिल्लाए। फीकाई ने HMPH किया और अपनी शर्ट खोली, जिसके अंदर से बर्फ जैसा सफेद हाई ग्रेड रेशम का एक गोला निकला। उसने ध्यान से उस रेशम को बाहर निकला और खोला, जिसके अंदर जूते थे। मायिंग जी ने उन जूतों को देखा और समझ गया कि ये वही जोड़ी है जो वो पहनता था, और वो ठंडी मुस्कान के साथ बोला, वाह क्या बात है, सबूत सामने है। एक चोर में इतना कॉन्फिडेंस, ये देखने लायक है। मेन यंग ट्राइब लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक से जांच करवाएं। फीकाई ने कोई बहस नहीं की और जूतों को इज्जत से जमीन पर रख दिया। फिर उसने अपना माथा जमीन पर टेक दिया, जैसे वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हो। लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर, सबूत साफ है, इस गंदे बदमाश को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई यंग ट्राइब लीडर के जूते चुराने की? आगे चलकर ये और भी बहुत कुछ चुराएगा। ये तो पैदाइशी चोर है, इसके हाथ ही काट देने चाहिए। बूढ़े गुलाम एक से बढ़कर एक जहरीले शब्द बोलते रहे। फीकाई का दिल कांप रहा था, लेकिन चाओ लियान की बातें याद करके उसने कुछ जवाब नहीं दिया। यह सीन देखकर मायिंग जी को थोड़ा इंटरेस्ट आया। एक गुलाम को मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मायिंग जी हमेशा खुद को समझदार और दयालु कहकर कंट्रोल में रखता था ताकि जब वो फ्यूचर में ट्राइब संभाले तो वो अपनी पीढ़ी का एक समझदार शासक बन सके। खासकर अब जब माँ ट्राइब एक बड़ी सेना का सरपंच बन चुका था, उनके हर कदम पर दूसरों की नजर थी। सिर्फ जूते चुराने जैसी छोटी सी बात पर एक गुलाम को मार देना, क्या इससे उसकी इमेज एक क्रूर लीडर की नहीं बन जाएगी? मायिंग जी के दिल में ऐसी चिंताएं थी। एक अच्छी रेप्यूटेशन बनाना आसान था, लेकिन उस बनाए रखना मुश्किल। इसलिए उसने पूछा, मैं हमेशा इंसाफ से काम लेता हूं। फीकाई, मैं तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का एक मौका देता हूं। फीकाई ने तुरंत राहत की सांस ली। वो बिल्कुल इसी बात का इंतजार कर रहा था
जैसा चाओ लियान यू ने उस समझाया था। इससे यूज बहुत कॉन्फिडेंस मिला और उसने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल वही जवाब देगा जो चाओ लियान यू ने उस सिखाया था। मेरे पिता ट्राइब की अंदरूनी लड़ाई में मारे गए थे, इसलिए यंग ट्राइब लीडर ने फेई ट्राइब को खत्म करके एक तरह से मेरा बदला लिया है। यंग ट्राइब लीडर इतने समझदार और दयालु हैं, मैं नेकी के बदले दुश्मनी करने जैसा काम कैसे कर सकता हूं? जब मा यिंग जिए ने समझदार और दयालु शब्द सुने तो उसका मूड तुरंत बेहतर हो गया और उसने नरम आवाज में पूछा, तो क्या तुम्हारे कोई और इरादे हैं? फेई काई ने हालांकि सर हिला दिया, कोई और इरादे नहीं हैं, बस मैं यंग ट्राइब लीडर का एहसान चुकाना चाहता था। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बस एक मामूली इंसान हूं, मेरे पास यंग ट्राइब लीडर के लिए दुश्मन की डिफेंस लाइंस तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। मैं बहुत बेवकूफ हूं, मैं यंग ट्राइब लीडर को कोई प्लान नहीं दे सकता। मैं तो बस आपका पर्सनल सर्वेंट हूं जो सिर्फ जूते साफ करके उन्हें ठीक से रख सकता है। मैंने यंग ट्राइब लीडर की जगह सोचकर देखा, ये जूते इतनी देर से बाहर पड़े हैं कि जब आप उन्हें पहनेंगे तो आपके पैर ठंडे हो सकते हैं, है ना? इसलिए मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके ये असली रेशम खरीदा ताकि यंग ट्राइब लीडर के जूतों को इससे ढककर अपने कपड़ों में रख सकूं। इससे जब आप उन्हें पहनेंगे तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो ऐसी बात थी। मा यिंग जी बहुत हैरान हुआ। यूज साफ सफाई का जुनून था और अगर फेई काई ने जूते सीधे अपने कपड़ों में रखे होते तो यूज जी चिनाती। लेकिन जूतों को रेशम से ढकना अलग बात थी, ऊपर से ये असली हाई ग्रेड रेशम था। शायद ही कोई होगा जो जूतों को ढकने के लिए ऐसी चीज इस्तेमाल करता हो, है ना? यह फेई काई सच में एक अच्छा नौकर है, ये तो कितना सोचता है। मा यिंग जी के विचार बदले और जिस नज़र से वो फेई काई को देख रहा था वो भी धीरे धीरे बदल गई। अगर जो फेई काई ने कहा वो सच था तो उसकी वफादारी तो कमाल की थी। उसी वक्त फेई काई अचानक से सर झुकाकर बोला, यंग ट्राइब लीडर, मुझसे पाप हुआ है। तुमने क्या पाप किया है? मा यिंग जी ने फेई काई की तरफ एक साफ मुस्कान के साथ देखा। फेई काई ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ यंग ट्राइब लीडर के जूतों को गर्म रखने का सोचा, लेकिन ये भूल गया कि आपको बाहर जाने में कितनी तकलीफ होगी। मुझसे पाप हुआ है, प्लीज मुझे सजा दीजिए। मा यिंग जी ने एक आह भरी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जोड़ी जूते हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि जो जोड़ी मैं रोज पहनता हूं वो गायब है, तभी मैंने तुम्हें बुलाया। अच्छा हुआ, मैं तो लगभग अपने एक वफादार नौकर पर ही इल्जाम लगा बैठा था। लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर, इसकी बातों में मत आइए। लॉर्ड यंग ट्राइब लीडर, ये लड़का आपको धोखा दे रहा है, ये बहुत चालाक है और आपसे झूठ बोल रहा है। बूढ़े गुलामों ने देखा कि उनका पासा पलट गया है, जिसे वो बेवकूफ समझते थे। वो फेई काई इतनी चालाकी से बात कर रहा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चिल्लाने लगे। फेई काई इस पल फिर से बोला, यंग ट्राइब लीडर, प्लीज ठीक से जांच करवाइए। जूते चुराने की बात तो हुई है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बल्कि ये काम ये बूढ़े गुलाम कई बार कर चुके हैं। जब मुझे ये पोस्ट मिली तो इन बूढ़े गुलामों ने मुझे कई बार उकसाया, लेकिन मैंने कभी उनकी नहीं सुनी, इसलिए ये मुझसे नफरत करते हैं। मुझे जांच से डर नहीं लगता और ना ही सजा से। मैं यंग ट्राइब लीडर से रिक्वेस्ट करता हूं कि ठीक से जांच करवाएं और मुझे इंसाफ दें। फेई काई को जांच से डर बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि उसने पहली बार जूते चुराए थे। उसने बूढ़े गुलामों को अनजाने में कहते सुना था कि सबसे अच्छी जूतों की जोड़ी अच्छी कीमत में बिक सकती है। फेई काई अनजान था, वो इतने टाइम से यंग ट्राइब लीडर के साथ था, लेकिन उसने कभी यंग ट्राइब लीडर के जूतों के डिजाइन पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वो आसानी से बूढ़े गुलामों की साजिश का शिकार हो गया। खुशकिस्मती से उस सही वक्त पर एक अहम इंसान मिल गई। चाओ लियान उसकी मसीह बनी और उसके इंस्ट्रक्शंस के नीचे फेई काई ने कमबैक किया और खतरे को टाल दिया। जब बूढ़े गुलामों ने जांच की बात सुनी तो उनके चेहरे कागज की तरह सफेद पड़ गए। गू मास्टर्स के पास बहुत तरीके दिए और वो इस मामूली मामले की तह तक आसानी से पहुंच सकते थे। ये बूढ़े गुलाम अपने किए पर पहले ही पछता रहे थे, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो खुद ही गहरी मुसीबत में फंस जाएंगे। मा यिंग जी ने बूढ़े गुलामों के चेहरे के बदलते रंगों को नोटिस किया और यूज फेई काई पर 70-80% यकीन हो गया। लेकिन क्योंकि उसका मकसद समझदार शासक बनना था, वो सिर्फ अपने विचारों के आधार पर फैसला नहीं ले सकता था। तुरंत उसने एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर को बुलाया और उस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। मा यिंग जी का पर्सनल ऑर्डर मिलने पर इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर जोश से जांच में लग गया। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मामले की सच्चाई सामने आ गई। जैसे ही सच का खुलासा हुआ, बूढ़े गुलाम जमीन पर घुटनों के बाल गिर गए और डर से कांपते हुए रोने पीटने लगे,
यंग ट्राइब लीडर से माफी मांगने लगे। मा यिंगजिए ने एचएमपीएच किया, अपने से ऊपर वालों की चापलूसी और नीचे वालों पर जुल्म। तुम गुलामों की हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? तुम सबको तो मौत के घाट उतार देना चाहिए, लेकिन ये सोचते हुए कि तुमने कई साल मेरी सेवा की है और तुम में से कुछ तो मेरे बचपन से मेरी सेवा कर रहे हैं और मेरे सबॉर्डिनेट्स की भी, मैं तुम्हारी सस्ती जिंदगी बख्श देता हूं और तुम्हें सप्लाई कैंप में मेरी सेना की सेवा करने के लिए भेजता हूं, वहां गोबर और लैट्रीन साफ करना। शुक्रिया यंग ट्राइब लीडर, रहम दिखाने के लिए। बूढ़े गुलामों ने ऐसे सर पटका जैसे लहसुन कूट रहे हों, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार थे। और तुम? मा यिंगजिए ने फेई काई की तरफ देखा और शरारत से मुस्कुराया, तुमने मेरे जूते चुराने की हिम्मत की, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। आज से तुम्हें सजा के तौर पर सब गुलामों का हेड बनाया जाता है और मेरी ठीक से सेवा करके अपने गुनाहों का प्रायश्चित करो। फेई काई काफी देर तक हक्का बक्का खड़ा रहा, उसके बाद उस होश आया, मा यिंगजिए की सजा तो असल में एक प्रमोशन थी। उसने तुरंत सर झुककर शुक्रिया अदा किया। मा यिंगजी जोर से हंसा और हाथ हिलाया, ठीक है, अब जाओ सब, और ठीक से सोचो कि मेरी सेवा कैसे करनी है। जी मेरे मालिक। फेई काई पूरे रास्ते एकदम खोए हुए चेहरे के साथ चला गया। काफी देर बाद उस साफ हुआ कि वो इस मुसीबत से फायदा उठाकर गुलामों का हेड बन गया था। ये सब लेडी सीओ यून की वजह से है। हाँ, लेडी सीओ यून ने कहा था कि अगर सब ठीक हो जाए तो उन्हें जल्दी से रिपोर्ट करूं। फेई काई ने सर हिलाया और तुरंत उस गुप्त जगह की तरफ मट गया। क्या तू सच में गुलामों का हेड बन गया? ये खबर सुनकर चाओ लियान यू की आंखें अनजाने में बड़ी हो गईं और उसने हैरानी से फेई काई की तरफ देखा। उसका प्लान भले ही शानदार था, लेकिन उसमें रिस्क भी था क्योंकि ये पूरी तरह मा यिंगजिए के मूड पर डिपेंड करता था। अगर मा यिंगजी का मूड खराब होता तो यूज बस मौत का आदेश देना था और फी काई का काम तमाम हो जाता। लेकिन साफ था, ये बड़ा बेवकूफ काफी लकी था और न सिर्फ कोई गड़बड़ नहीं हुई, बल्कि उस गुलामों का हेड भी बना दिया गया। चैप्टर 522 रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गु। हालांकि नौकर तो नौकर ही होते हैं, लेकिन मा ट्राइब के यंग ट्राइब लीडर की देखभाल करने वाला शख्स यकीनन एक बहुत अहम इंसान था जो ट्राइब से कई मायनों में जुदा हुआ था। ऐसी पोजीशन पर होने के कारण अगर लो रैंक गु मास्टर्स को बड़े लोगों के बारे में जानकारी चाहिए होती तो उन्हें सर्वेंट लीडर से हाई गुजारना पड़ता। क्या जबरदस्त फायदा हुआ, वो सर्वेंट लीडर बन गया। मैं सच में एक जीनियस हूं। चाओ लियान अपने दिल में जोर से हंसी, आखिरकार उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। वो चमकती ईंट से फेई काई को घूर रही थी, नरम आवाज में बोली, बड़े बेवकूफ, अब जब तुम सर्वेंट लीडर बन गए हो तो तुम्हें सख्ती से मेहनत करनी होगी। फेई काई एकदम से कांप गया, सच्चाई से जवाब दिया, लेडी सीओ यून, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आपके इस टोन से मैं सच में नर्वस हो गया। चाओ लियान यो ने तुरंत अपना चेहरा बदला, फेई काई के पैर पर लात मारते हुए चिल्लाई, बेवकूफ कहीं के, अब जब तुम सर्वेंट लीडर हो तुम्हारी सिचुएशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं कितने लोग तुम्हें टारगेट करेंगे और उनमें से कुछ तो गंदे और बुरे गु मास्टर्स भी हो सकते हैं। फेई काई चूक गया, तो फिर मैं क्या करूं? एचएमपीएच, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा दोस्त मेरे जैसा है। जब तक तुम मेरी बात सुनोगे, मैं गारंटी देती हूं तुम खुशी से जियोगे। चाओ लियान यो ने अपना हाथ बढ़ाया, फेई काई के कंधों पर थपथपाना चाहती थी, लेकिन उस एहसास हुआ कि वो बहुत छोटी थी। उसने तुरंत अपना मुंह खोला, जल्दी अभी नीचे झुको। फेई काई आज्ञाकारी तरीके से नीचे झुक गया और चाओ लियान यू उसके कंधे पर थपथपाने में कामयाब हो गई। उसने संतुष्टि से अपना छोटा सा सर हिलाया, एक पुराने और अनुभवी टोन में बोली, अब पता है आगे क्या करना है? फेई काई ने नेचुरली अपना सरनामे हिलाया, एचएमपीएच, बेवकूफ। चाओ लियान यू ने एचएमपीएच किया, क्योंकि अब तुम सर्वेंट लीडर हो और वो पुराने नौकर तो भेजे दिए गए हैं, तुम ही सबसे पहले नए सबॉर्डिनेट्स भर्ती करने होंगे। वर्ण, तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे? ओह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। फेई काई को तुरंत एहसास हुआ, सहमत होते हुए सर हिलाया। चाओ लियान यो ने फिर से एचएमपीएच किया, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तुम्हें यंग ट्राइब लीडर की पसंद, नापसंद और लाइफस्टाइल की आदतों के बारे में सीखना होगा। तुम्हें उन पुराने नौकरों से ये सारी इंफॉर्मेशन मांगनी होगी। क्या? उनसे पूछूं? क्या वो मुझे बताएंगे? फेई काई ने अण फाड़ कर देखा। चाओ लियान यो ने अजीब तरह से हंसा, अब तुम सर्वेंट लीडर हो, तुम्हारा स्टेटस अलग है। वो गुलामों में सबसे नीचे हैं, मुझे यकीन है कि वो अब तुमसे बदला लेने से डरते हैं। अगर तुम उनसे पूछोगे तो वो जरूर तुम्हें सब कुछ बता देंगे। ऑफ कोर्स, अगर उन्हें समझ नहीं आया कि उनके लिए क्या अच्छा है तो मेरे पास उनसे सब कुछ उगलवाने के अपने तरीके हैं।
ओ, चाओ लियानयू ने फेई काई के ब्लैंक एक्सप्रेशन को देखा और अपनी अण घुमाए बिना नहीं रह सकी। उसके ख्याल पहले ही दूर तक जा चुके थे। मैं इस दुनिया की इंसान नहीं हूं। HMPH, इन बदबूदार मर्दों से बात उगलवाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब तक हम माइंग जिए की ए दातून के बारे में जान लेंगे और उसी हिसाब से खुश रखेंगे, फेई काई की करंट पोजीशन बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। ही काउफू, हे ट्राइब कैंप। हर तरह के टेंट और गू हाउसेस पूरे GHAS के मैदान में फैले हुए द ट्राइब के झंडे हवा में लहरा रहे थे। बड़ी संख्या में गू मास्टर्स अंदर बाहर आ जा रहे थे। अगर ऊपर से देखा जाए तो वो चींटियों के छत्ते जैसे लगते। सप्लाई कैंप में फैंग युआन ईस्ट विंडो गू हाथ में लिए चुपचाप रिसोर्सेज चेक कर रहा था। उसकी सेवा में लगी फीमेल गू मास्टर पूरे फोकस के साथ एक तरफ खड़ी थी, फैंग युआन के किसी भी पाल फैसला लेने का इंतजार कर रही थी। जब से उन्हें डोंगफैंग ट्राइब से हरजाना मिला था, बैटल मेरिट से एक्सचेंज किए जा सकने वाले रिसोर्सेज 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए थे। ऑफ कोर्स, इन रिसोर्सेज में से सभी युद्ध का मुआवजा नहीं थे। हे ट्राइब के पुराने जमा किए हुए सामान के अलावा ये अन ट्राइब्स द्वारा पेश किए गए रिसोर्सेज भी थे जिन्होंने हार मानकर ही ट्राइब अलायंस आर्मी ज्वाइन कर ली थी। कुछ दिन पहले ही लूलैंड ने एक और अलायंस मीटिंग आयोजित की थी और नए शामिल हुए ट्राइब लीडर्स को जहर की कसम खाने का आदेश दिया था। अच्छी चीजों को दूसरों द्वारा एक्सचेंज किए जाने से रोकने के लिए, जैसे हाई रिसोर्सेज आए इकट्ठे हुए, फैंग युआन तुरंत सप्लाई कैंप में घुस गया। यहां तक कि शैडो स्वॉर्ड एक्सपर्ट और दूसरे लोग भी, जब उन्होंने ही ट्राइब आर्मी ज्वाइन की, तो वो फैंग युआन के स्टेटस को प्रभावित नहीं कर पाए, जो कि ही लूलंग के बाद दूसरे नंबर पर था। फैंग युआन के पास ऐसी अथॉरिटी थी, दूसरों को इससे जरूर प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ने भी यूज पब्लिक में कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ओ, यहां रैंक 4 सेल्फ रिलायंस गू है। फैंग युआन का दिल खुश हो गया। इन रिसोर्सेज के बीच यूज वो गू मिल गया जिसकी उस बहुत जरूरत थी। सेल्फ रिलायंस गू काफी कीमती था। फैंग युआन के पास सदर्न बॉर्डर में इसका रैंक 3 वर्जन था, लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स आने के बाद वो दबकर रैंक 2 का हो गया था। फैंग युआन के पास इसका रेसिपी नहीं था, वो इसे आगे नहीं बढ़ा सकता था। पहले उसने ही ट्राइब के रिसोर्सेस में एक सेल्फ रिलायंस गू ढूंढा था, लेकिन वो रैंक 2 का था। कोई चरा न होने पर उसने रेसिपी इकट्ठा करने और इन डू गू को बेस बनाकर हायर रैंक गू रिफाइन करने का प्लान बनाया। लेकिन इस तरह से यूज एक हाई रैंक सेल्फ रिलायंस गू पाने में सदियों लग जाते। अगर उसकी किस्मत खराब होती और रिफाइनमेंट कई बार फेल हो जाती, तो समय और भी लंबा हो जाता। ए फ्लैट यूज ये रैंक 4 सेल्फ रिलायंस गू मिल गया, इसमें कोई शक नहीं था, यूज ये लेना ही था। रैंक 4 सेल्फ रिलायंस गू के अलावा उसने रैंक 4 चार्जिंग क्रैश गू भी ढूंढा, लेकिन उसने पहले हाई रैंक 3 वर्टिकल चार्ज और हॉरिजॉन्टल क्रैश गू खरीद लिए थे और उन्हीं रैंक 4 चार्जिंग क्रैश गू में रिफाइन करने में कामयाब हो गया था। अपना ध्यान चार्जिंग क्रैश गू से हटाकर फैंग युआन ने कई अच्छी चीजें ढूंढी, खासकर डोंगफैंग ट्राइब के यूनिक गू वॉर्म्स। अपने 500 साल के अनुभव के बावजूद फैंग युआन ये चीजें देखकर अभी भी बहुत इंटरेस्टेड था। जो चीज उस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी वो थी रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू। अगर इसे कैटेगरीज किया जाए तो ये एक हीलिंग गू वर्म होना चाहिए। रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू एक गू मास्टर के शरीर के मांस के एसेंस को एक रहस्यमयी ऊर्जा में बदल सकता था जो आत्मा को पोषण दे सकती थी और ठीक कर सकती थी। आत्मा को ठीक करने वाले बहुत सारे गू वॉर्म्स दी, लेकिन ये रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू अपने जैसे दूसरों से कहीं बेहतर था। डोंगफैंग यू लियांग के पास ऐसा गू वर्म था और ये उसके विजडम पथ के अनुमानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट था। फैंग युआन के लिए तो ये गू और भी ज्यादा सूट करता था। डोंगफैंग यू लियांग से अलग, फैंग युआन एक डुअल एंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ पाथ कल्टिवेटर था। उसका शरीर मजबूत था और दिमाग तेज। उसकी आत्मा अक्सर जानवरों के झुंडों को कमांड करने से कमजोरी और थकान महसूस करती थी। रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू उसके दोनों पाथ्स के बीच एक परफेक्ट ब्रिज बन सकता था। रिसोर्सेज में रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू के अलावा उसका रेसिपी भी था, फैंग युआन ने वो सब ले लिए। अफवाहों के मुताबिक ये गू रेसिपी खास तौर पर डोंगफैंग ट्राइब के गू इमॉर्टल डोंगफैंग चैंग फैन ने विजडम पाथ को कल्टिवेट करने के लिए बनाया था। इसका मतलब था कि डोंगफैंग ट्राइब की विजडम पाथ में दूसरों से कहीं ज्यादा महारत थी। जब फैंग युआन ने यह रेसिपी साथ हाई रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू हासिल कर लिया, तो यह डोंगफैंग ट्राइब के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को अपने लिए हासिल करने जैसा था। गू वॉर्म्स को खुद बखुद फटने के लिए गू मास्टर के बस एक विचार की जरूरत होती है। अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो फैंग युआन के लिए रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू हासिल करना इतना आसान नहीं होता।
हर 10 साल में होने वाला इंपीरियल कोर्ट कंपटीशन सिर्फ कमजोरों को हटाने का एक सफाई और शुद्धिकरण प्रक्रिया नहीं था, ये सभी बड़ी शक्तियों के बीच आदान प्रदान में भी मदद करता था। गू का तरीका इमेमोरियल एंटिक्विटी इरा से शुरू हुआ था और रेंजू पहले गू मास्टर द जिन्होंने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद रिमोट एंटिक्विटी इरा, ओल्डन एंटिक्विटी इरा, मिडीवल एंटिक्विटी इरा और फिर लेट एंटिक्विटी इरा आया। आज तक गू का तरीका फला फूला, बल्कि ये पूरी दुनिया में खिल रहा था। समय की नदी में लहरों की तरह सभी युगों से अनंत पाथ्स बनाए गए, कई पाथ्स समय के साथ उभरे जबकि दूसरे गायब हो गए। लेकिन कठिन जीवन वातावरण के कारण ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लोगों में बहुत पॉपुलर नहीं था। सभी बड़ी शक्तियां अपना खुद का रिसर्च करना पसंद करती थीं और अपने नतीजे को संजोकर रखती थीं, उस दूसरों से चुपकर। उस समय एक अजय वेनरेबल जायंट सन ने यह महसूस किया और ये विशाल अरेना स्थापित किया। युद्ध के हर जाने के कारण हुआंग जिन परिवार अपनी सीख को युगों तक आगे बढ़ा सका, पूरे इतिहास में नॉर्दर्न प्लेन्स की सर्वोच्च स्थिति को बिना किसी पतन के पकड़े रखा। अनंत इंपीरियल कोर्ट लड़ाइयों के बाद नॉर्दर्न प्लेन्स पांचों क्षेत्रों में से लड़ने की ताकत के मामले में सार्वजनिक रूप से सबसे मजबूत क्षेत्र बन गया। लेकिन अगर हम कुल शक्ति को देखें तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे मजबूत है, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स। फैंग युआन के पास अपनी पिछली जिंदगी की यादें थीं, वो पांचों क्षेत्रों की ताकत को साफ साफ समझता था। 5 क्षेत्रों की लड़ाई के दौरान नॉर्दर्न प्लेन्स वो क्षेत्र था जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट का सबसे जोर से विरोध किया। दूसरे 3 क्षेत्र, हालांकि उनके पास नॉर्दर्न प्लेन्स जैसा हाई टेरेन एडवांटेज था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट द्वारा बुरी तरह से दबाए गए। सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स हाई बदले में हमला करने के लिए सेना संगठित कर पाया, सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर आक्रमण कर पाया। नॉर्दर्न प्लेन्स की ऐसी ताकत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के सेटअप के कारण है, क्योंकि उसने लड़ाइयों और युद्ध का इस्तेमाल किया, जबकि यूज एक सर्टेन लेवल तक सीमित रखा। इसने नॉर्दर्न प्लेन्स को सबसे बड़ी लड़ने की ताकत को तेज करने दिया। दुर्भाग्य से उसके प्लान्स अभी भी बहुत सीमित थे, वो सिर्फ अपने खून के रिश्ते के लाभों की परवाह करता था। इसके विपरीत सेंट्रल कॉन्टिनेंट अपने सिस्टमिक सुधारों के कारण मजबूत था, ये एक फायदा था जो उनके कोर से निकला था। फैंग युआन अर्थ से आया था, उसके पास एक अनोखा नजरिया था, साथ ही उसके 500 साल के अनुभव के साथ उस समाज की असली प्रकृति की साफ समझ थी। यहाँ 1 दर्जन से ज्यादा एम्पलीफाई इफेक्ट गू हैं। फैंग युआन ने अपने बिखरे हुए विचारों को इकट्ठा किया जब वो लिस्ट को देखता रहा, एक नया सरप्राइज पाकर। एम्पलीफाई इफेक्ट गू रूल पाथ से था, इसका इस्तेमाल दूसरे गू वॉर्म्स को सप्लीमेंट करने, चुने हुए गू वर्म के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जाता था। एम्पलीफिकेशन लेवल के लिए यह एम्पलीफाई इफेक्ट गू के रैंक पर निर्भर करेगा। जितना ऊंचा रैंक उतना बड़ा प्रभाव। ऑफ कोर्स इसका ड्रॉबैक ये था कि गू मास्टर का प्राइमेवल एसेंस खर्च भी उतना ही ज्यादा होगा। एम्पलीफाई इफेक्ट गू मास्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर था, क्योंकि इसे किसी भी पथ में इस्तेमाल किया जा सकता था। फायर पाथ गू मास्टर्स इसे इस्तेमाल कर सकते थे, वाटर पाथ गू मास्टर्स इसे इस्तेमाल कर सकते थे, और फैंग युआन के लिए उसके इंस्लेवमेंट और स्ट्रेंथ दोनों पाथ्स एम्पलीफाई इफेक्ट गू का इस्तेमाल कर सकते थे। हे ट्राइब के रिसोर्सेस में सिर्फ एक रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू था, एक रैंक 4, 3 रैंक 3 और बाकी के एम्पलीफाई इफेक्ट गू रैंक 2 के थे। फैंग युआन को सबसे अच्छा चुनना था, उसने रैंक 5 एम्पलीफाई इफेक्ट गू चुना। ये एक गू वर्म की प्रभावशीलता को 5 गुना बढ़ा देगा। लेकिन इस तरह से एक नई समस्या खड़ी हो गई। लॉर्ड वुल्फ किंग, आप इतने सारे गू लेना चाहते हैं, आपके बैटल मेरिट्स शायद काफी नहीं होंगे। इंचार्ज फीमेल गू मास्टर ने यूज याद दिलाया, अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए। मुझे पता है, आखिरकार एक रैंक 5 गू एम्पलीफाई इफेक्ट गू है। वो रिफाइन एसेंस स्पिरिट गू भी डान फैंग ट्राइब का स्पेशलिटी गू वर्म है। फैंग युआन के शब्द बहुत समझदारी भरे थे, लेकिन उसका अगला सेंटेंस ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, अगर मेरे पास काफी बैटल मेरिट्स नहीं हैं, बस 5 लाख और उधार कर दो। फीमेल गू मास्टर चूक गई, उसने ध्यान से कहा, लॉर्ड, आप पर अभी भी पिछले 5 लाख बैटल मेरिट्स में से 3 लाख बाकी हैं। नियमों के मुताबिक आपको पहले उन्हें चुकाना होगा, फिर से उधार लेने से पहले। फैंग युआन ने अपनी भुएं उठाईं, बेपरवाही से कहा, तो क्या नियम इंसान ही बनाते हैं? जब वो बनाए जा सकते हैं तो उन्हें बदला भी जा सकता है। मैं 5 लाख और उधार लूंगा, नहीं 8 लाख। मैं ही लूलन को खुद समझा दूंगा, अब मुझे सामान दो। चैप्टर 523। टाई बाई युशेंग। मौसम धीरे धीरे ठंडा होने लगा था और तेज हवाएं घास के मैदानों पर चलने लगी थीं, जिससे जानवरों के झुंड बेचैन हो रहे थे। 10 साल में आने वाले बर्फीले तूफान की आहट अब साफ महसूस हो रही थी।
और विशाल नॉर्दर्न प्लेन्स में हीरो उठ रहे थे और सर्वोच्चता के लिए लड़ रहे थे, जिससे युद्ध की आग हर तरफ जल रही थी। मिरर लेक। मा ट्राइब और सॉन्ग ट्राइब ने आधिकारिक तौर पर अपनी लड़ाई शुरू कर दी थी। दोनों ने इस आमने सामने की टक्कर से पहले 3 से 4 डिफेंस लाइंस खड़ी कर ली थीं। मा ट्राइब के मुख्य टेंट में मा ट्राइब लीडर मा शांगफंग मुख्य कुर्सी पर बैठा था और सॉन्ग ट्राइब के घने बैटल फॉर्मेशन को भारी नजर से देख रहा था, जिसमें युद्ध का जोश हो रहा था। मा ट्राइब की सेना उनसे ज्यादा मजबूत थी, लेकिन जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। लॉर्ड अलायंस लीडर, कृपया मुझे दुश्मन जनरल को चुनौती देने और हमारी सेना का गौरव बढ़ाने के लिए भेजें। अलायंस लीडर, फेई शेंग युद्ध में जाने की अनुमति मांगता है। पहली लड़ाई मेरी है, कोई मुझसे मुकाबला नहीं करेगा। गू मास्टर्स बहुत बेचैन और यूटीएस यूके द एक के बाद एक युद्ध में जाने की अनुमति मांग रहे थे। मा शांगफंग ने अपने चारों तरफ देखा और फिर फेई शेंग और चेंगहू के बीच हिचकिचाया। दोनों हाई रैंक 4 गू मास्टर्स थे। फेई शेंग वुडपाथ कल्टिवेट करता था और मा ट्राइब ने फेई ट्राइब को मिलाने के बाद उस अपने साथ ले लिया था। चेंगहू ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेट करता था और चेंग ट्राइब से था। चेंग ट्राइब को मा ट्राइब ने हीरोज असेंबली के दौरान अधीन कर लिया था और अब वो मा ट्राइब सेना में दूसरी सबसे प्रभावशाली शक्ति थी। मा शांगफंग ने सोचा और फिर चेंगहू की तरफ मुस्कुराकर कहा, चेंगहू, तुम पहले जाओ और हमारी सेना का जोश बढ़ाओ। चेंगहू खुशी से झूम उठा, उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया और फ्रंटलाइन की तरफ दौड़ गया। हाँ, मैं चेंगहू हूं, कौन है जो अपनी मौत के पास आना चाहता है? चेंगहू ने जोर से ललकारा। घमंडी, मेनसुई तुम्हें सबक सिखाता हूं। सॉन्ग ट्राइब की सेना से एक रैंक 4 एक्सपर्ट उड़कर बाहर आया। चेंगहू ने और कुछ नहीं कहा और सीधे दूसरे शख्स पर जापत पड़ा। बम बम बम। दोनों बेहद बहादुर दिए और बड़े जोश से हमला कर रहे थे। एक पाल के लिए कौन मजबूत है और कौन कमजोर, इसका पता नहीं चल रहा था। दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। उनके बैटल रिंग में पत्थर, घास और मिट्टी हवा में उड़ रहे थे। दोनों सेनाएं पूरे ध्यान से लड़ाई पर कंसंट्रेट कर रही थीं। निचले रैंक के गू मास्टर्स का दिल दहल रहा था, जबकि ऊपर के रैंक के गू मास्टर एक्सपर्ट्स जोश से भर गए थे। नॉर्दर्न प्लेन्स बहादुर हीरो से भरा पड़ा था और योद्धाओं का खून उनके गू मास्टर की हड्डियों में बसा हुआ था। अलायंस लीडर, फेई शेंग युद्ध में जाने की अनुमति मांगता है। फेई शेंग ने अपनी एग में एक तेज चमक के साथ चिल्लाया। वो एक नया अधीन हुआ शख्स था और अपनी वफादारी दिखाने के लिए जोश से भरा हुआ था। मा शांगफंग ने मुस्कुराकर सर हिलाया। फेई शेंग युद्ध के मैदान में गया और सॉन्ग ट्राइब की सेना ने भी अपने एक्सपर्ट को उससे लड़ने के लिए भेजा। दोनों ने अभी 3 हाईवार किए थे कि दूसरे बैटल रिंग में चेंगहू अचानक दहाड़ा। उसका पूरा शरीर चमकती हुई नारंगी रोशनी से भर गया। जब नारंगी रोशनी हटी, तो वो अचानक एक हाथी के आकर के धारी वाले बाघ राजा में बदल गया था। चेंगहू एक ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू मास्टर था और अपने शरीर के हिस्सों को बाघ की पूंछ, पंजे, खाल और आदि में बदल सकता था। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक किलर मूव था। यह ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की श्रेष्ठता भी थी। हर ट्रांसफॉर्मेशन पाथ गू मास्टर के पास कम से कम एक किलर मूव होता था जब तक वो उससे जुड़े गू वॉर्म्स इकट्ठा कर लेता। सुई का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और वो घबराहट में पीछे हटने लगा। बाघ राजा उस पर झपटा। सुई ने तेजी से अपना मूवमेंट गू एक्टिवेट किया और इस हमले से बाल बाल बचा। बाघ राजा बिना मुड़े अपनी पूंछ घुमाया। पूंछ हवा में एक स्टील के कोड़े की तरह चली, हवा में एक विस्फोटक आवाज पैदा करती हुई। सुई ने जल्दी से अपना डिफेंस गू एक्टिवेट किया, जिसने उसके पूरे शरीर पर एक लाइट बैरियर बना दिया। लेकिन बाघ का कोड़ा बहुत शक्तिशाली था और जैसे ही वो लाइट बैरियर पर गिरा, बैरियर एक पल में टूट गया। डिफेंस गू मर गया और सुई ने बैकलैश के कारण मुंह से खून की एक बड़ी उल्टी कर दी। उसने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक तेज खूनी हवा उसके चेहरे पर आई और अगले ही पाल उसने सिर्फ एक विशाल बाघ का मुंह अपने सर पर मंडराते हुए देखा। क्रैक! बाघ राजा ने सीधे सुई का सर चबा डाला। चेंगहू जीत गया। मा ट्राइब के लिए पहली जीत हासिल की। सॉन्ग ट्राइब के बड़े लोग थोड़ा हिले हुए थे, जबकि मा ट्राइब के सैनिक खुशी मना रहे थे। जीत एक अच्छी शुरुआत का मतलब है आधी सफलता। आज मेरी सेना जरूर जीतेगी। मुख्य टेंट में मा यिंगजिए ने अपनी मुट्ठियां भींची। उसकी ऊँग में एक अद्भुत रोशनी चमकी और उसका जोश चरम सीमा पर पहुंच गया। और एक दूसरे युद्ध के मैदान में, विशाल युद्ध के मैदान में, एक तरफ जोश से चिल्ला रही थी, उनके झंडे हवा में शान से लहरा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ की सेना का फॉर्मेशन हिल रहा था। उनका मनोबल कम था और हार के संकेत पहले ही दिख रहे थे। अलायंस लीडर लुओ, दुश्मन का जोश बहुत तेज है, हम उन्हें रोक नहीं सकते।
हमें पीछे हटना होगा। एक कमांडर को स्थिति का सही अंदाजा लगाना आना चाहिए। अभी ल्यू ट्राइब के एक्सपर्ट्स बाघों की तरह हैं, हमारी सेना सच में उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कई ऊपर के रैंक के गू मास्टर्स ने जल्दी से चिल्लाया, सभी घबराए हुए थे। लुओ बोजुन ने अपने चारों तरफ देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया, पीछे हटना? बताओ मुझे, हम अब कहाँ पीछे हट सकते हैं? ये पहले ही हमारी आखिरी डिफेंस लाइन है। हाय, भूल जाओ, जब से ल्यू वेनवू से लड़ाई शुरू हुई है, हमारी कौन सी डिफेंस लाइन 3 दिन से ज्यादा टिक पाई है? वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं, हमें सरेंडर हाई कर देना चाहिए। पहली लड़ाई में लुओ बोजुन, ल्यू वेनवू, मो शी क्वांग और दूसरों से बुरी तरह घायल हो गया था। वो अभी तक उससे आराम नहीं कर पाया था। इन दिनों लुओ ट्राइब की सेना बार बार हार रही थी, उसने कितनी भी कोशिशें कीं, वो स्थिति को पलट नहीं पाया। ए फ्लैट, जब उस दोनों पक्षों के बीच विशाल अंतर का पूरी तरह एहसास हो गया था, तो वो निराश हो गया था और लड़ने का कोई भी इरादा खो चुका था। ऊपर के रैंक के गू मास्टर्स ने आइस्पा राहत की सांस ली। जहर की कसम के कारण वो इसे आसानी से नहीं कह सकते थे, लेकिन जब लुओ बोजुन ने खुद सरेंडर करने का जिक्र किया तो कोई समस्या नहीं थी। सरेंडर का आदेश जल्दी से फैल गया और लड़ाई भी जल्द ही शांत हो गई। हाँ, मैंने कहा नहीं था, जब तक हम 3 भाई हाथ मिला लेंगे, हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मो शी क्वांग जोर से हंसा, खुद पर बेहद गर्व महसूस कर रहा था। ल्यू वेनवू भी हंसा, उसका दिल खुशी से भर गया। ल्यू ट्राइब अलायंस ने अपनी पहली लड़ाई जीत ली थी। ए फ्लैट, वो दुश्मन सेना को अपने में मिलाएंगे, कैदियों को लेंगे और आगे बढ़ने से पहले अपनी ताकत बढ़ाएंगे। मेंग क्यू, तेंदुआ का झुंड गुर्रा रहा था और चूहों के झुंड से खूनी लड़ाई लड़ रहा था। दोनों तरफ की गू मास्टर्स की विशाल सेना उल्टा एक बैकग्राउंड बन गई थी। नूरतू ने अपने हाथ पीछे बांध रखे थे, सर ऊंचा किए हुए। म्यूटेटेड तेंदुए उसके पास घूम रहे थे, अपनी शान और प्रभुत्व दिखा रहे थे। इसके विपरीत उसका प्रतिद्वंदी जियांग बाओ, या जिसे नॉर्दर्न प्लेन्स के एंस्लेवमेंट पाथ मास्टर्स में से एक माना जाता था, पसीने से तरबतर था और उसका रंग कागज जैसा सफेद था। जियांग बाओ, या तुम हार चुके हो। क्या तुम जानते हो तुम कैसे हारे? तुम्हारे चूहों के झुंड का पैमाना बहुत बड़ा है, 6.5 लाख तक पहुंच गया है। सेना की गिनती नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। यही बात जानवरों के झुंडों के साथ भी है। ए फ्लैट, चुपचाप मेरे नाम को नॉर्दर्न प्लेन्स में फैलाने के लिए एक कदम का पत्थर बन जाओ। नूरतू ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी शांत आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरे पास अभी भी मेरा ट्रम्प कार्ड है। जियांग बाओ ने एक पागलपन भरी चीख मारी, मैं तुम्हें अपने एंस्लेवमेंट पाथ किलर मूव का पहला अनुभव दूंगा जिसे मैंने आज तक नहीं दिखाया, रैट एपिडेमिक। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लाखों चूहों ने एक साथ आत्मविस्फोट कर लिया। इस श्रृंखला विस्फोट में तेंदुआ झुंड को भयानक नुकसान हुआ। जमीन हल्की सी कांपी, घास उखाड़ गई, मिट्टी और पत्थर हर तरफ बिखर गए और भरी मात्रा में पीली जहरीली गैस निकलने लगी। बचे हुए तेंदुआ झुंड इस जहरीली गैस से धक गए, तुरंत बीमार हो गए और उनकी गति धीमी हो गई। उनकी लड़ने की शक्ति तेजी से गिर गई थी। इसके विपरीत जियांग बाओ का चूहों का झुंड इस पीली जहरीली गैस में बिना प्रभावित हुए घूम रहा था। हा, आखिरी विजेता मैं हूं, जियांग बाओ। नौजवान, तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? 500 साल और प्रैक्टिस करते रहो। जियांग बाओ जौ से हंसा। HMPH, मेरा इरादा इसे छुपाए रखने का था, लेकिन जब तुम मरना ही चाहते हो तो मुझे दोष मत देना। नूरतू ने HMPH किया, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अचानक चिल्लाया, किलर मूव, लेपर्ड डैश। हाओ! तेंदुआ झुंड दहाड़ा और एक अतुलनीय पागलपन भरा चार्ज शुरू कर दिया। ये जियांग बाओ की उर्व फटी की फटी रह गई। तेंदुआ झुंड की लड़ने की शक्ति 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी और उनकी गति एक हैरान करने वाले 8 गुना बढ़ गई थी। सबके हक्के बाकी देखते हुए तेंदुआ झुंड तेजी से पीली जहरीली गैस से ढके हुए क्षेत्र से बाहर निकला और ताजी हवा में सांस ली, फिर एक भयानक सुनामी की तरह आगे बढ़ा, सब कुछ निगलता हुआ और डुबोता हुआ। डू जाओ! एक बड़ा युद्ध का मैदान पहले ही खत्म हो चुका था। आग आसमान की तरफ भड़क रही थी, पूरा युद्ध का मैदान भड़कती आग से ढाका हुआ था। एक गू मास्टर आग के शौलों में एक अग्नि देवता की तरह गर्व से खड़ा था। वो अपने हाथ में आग से खेल रहा था, उस अलग अलग आकारों में बदल रहा था, जबकि वो आसपास के गू मास्टर्स को अपनी पतली एंग से देख रहा था और बोला। उसकी आवाज भड़कती आग में बेहद क्रूर और ठंडी लग रही थी। ये तुम्हारी इज्जत है कि तुम मेरे सर्वोच्च अग्निपथ से हारे हो। सरेंडर कर दो, वर्ण। तुम सब और ये घटिया घास राख में बदल जाएंगे।
आसपास के गू मास्टर्स ने निराशा से एक दूसरे को देखा। कुछ सांसों के बाद वो एक के बाद एक घुटनों के बाल बैठ गए। मेन, हम सरेंडर करते हैं। जब ही ट्राइब ने डोंगफैंग ट्राइब के खिलाफ पहली जीत हासिल की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में शुरू हुई कई बड़ी लड़ाइयों के पर्दे भी एक के बाद एक गिरने लगे। हारे हुए लोग सब कुछ नहीं हारे थे। कुछ ने सरेंडर कर दिया और कुछ भाग गए, किसी दूसरी शक्ति के साथ मिलने का विकल्प चुना। यह इंपीरियल कोर्ट के लिए संघर्ष का शुरुआती चरण था। उनके पास अभी भी उम्मीद और मौका था। जीतने वालों ने कमजोरों को निगल लिया, भरी मात्रा में युद्ध का हर्जाना हासिल किया और खुद को बढ़ाया। जानवरों के झुंडों, गू मास्टर्स और आम नागरिकों के अनंत शव उल्टा घास के मैदान के लिए पोषण बन गए और भविष्य में बर्फीले जमीन के नीचे डूब जाएंगे, अनंत काल के लिए बर्बाद। जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। काओफू में 10 दिन से ज्यादा आराम और पुनर्गठन के बाद ही लूलैन ने कैदियों को अपने में मिला लिया, अपनी सैन्य शक्ति को 7% तक बढ़ाया और अभियान फिर से शुरू किया। इस बार उसका लक्ष्य ग्वानशी था। वहां तैनात गू ट्राइब की सेना की सैन्य शक्ति कमजोर थी और इस तरह वो ही लूलन के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने का सबसे उत्तम लक्ष्य बन गया। 7 दिन बाद हे ट्राइब की सेना का सामना गू ट्राइब की सेना से हुआ। गू ट्राइब पहली ही लड़ाई में बुरी तरह हार गई। गू ट्राइब के अलायंस लीडर गू गोलोंग ने दृढ़ता से बिना इस्तेमाल किए अपनी 3 डिफेंस लाइंस को छोड़ने का आदेश दिया और अपने ट्राइब के मुख्य कैंप में पीछे हट गया। हे लूलैन जोर से हंसा जब वो अपनी सेना को एक कुचलने वाली गति से आगे ले गया। लेकिन आखिरी युद्ध के मैदान में वो हक्का बक्का रह गया और अपने अधीनस्थों से पूछा, यहां ये पहाड़ कैसे है? गू ट्राइब की सेना भले ही कमजोर थी लेकिन उनके पास अपने तरीके थे। उन्होंने पत्थरों का ढेर लगाकर एक पहाड़ बनाया और पहाड़ पर कब्जा कर लिया। पहाड़ के नीचे अनंत जाल बिछाए हुए थे। उन्होंने ऊंची जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिससे उन्हें बड़ा भौगोलिक फायदा मिल रहा था। उनका आखिरी दम तक लड़ने का इरादा बिल्कुल साफ था। हे ट्राइब की सेना ने कई बार हमला किया लेकिन हर बार हार गई, पीछे बड़ी संख्या में लाशें छोड़कर। फैंग युआन ने युद्ध के मैदान को बेपरवाही से देखा और भेड़ियों के झुंड को हरेकती करने में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कुछ कोशिश कर रहा है। इसके अलावा पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ और झाड़ियां थीं, इसलिए भेड़ियों का झुंड अपनी शक्ति ठीक से नहीं दिखा पा रहा था और उल्टा अलग होकर मारा जा रहा था। इसलिए लड़ाई की स्थिति भले ही आगे बढ़ रही थी लेकिन बहुत धीमी थी। सबसे ऊपर गू ट्राइब की सेना अभी भी पहाड़ में पत्थर जोड़ रही थी, इस पहाड़ को और भी ऊंचा बनाते हुए। हे लूलैन गुस्से में था। गू गोलोंग अफवाहों की तरह ही जिद्दी है। जीतने के बाद मैं न्यूज़ जरूर अपने पैरों से कुचलकर मार दूंगा। हालांकि स्थिति अभी भी आशाजनक नहीं थी। सिर्फ मामूली इंसानों द्वारा गिराए गए पत्थरों में भी इतनी ऊंचाई से गिरने पर रैंक 1 गू की शक्ति थी। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं यहां इतना सख्त हड्डी चबाने नहीं आता। हे लूलैन ने पीछे हटने का इरादा किया, लेकिन ये उसी वक्त एक शख्स कैंप से बाहर निकला। इस शख्स के हाथ में एक पत्र था। जब वो ही लूलन के सामने आया, ये बूढ़ा टाई बाई यूनशेंग बेनिफैक्टर का पत्र पाकर आपकी मदद करने आया है। हे लूलन खुश हो गया जब उसने इस शख्स के हाथ पकड़े। ओल्ड सर की मदद से हम जरूर सफल होंगे। चैप्टर 524। इज्जत और योग्यता में नंबर 1 ताई बाई यूनशेंग लंबा था और उसका चेहरा अजीब सा प्राचीन था। उसके कनपतियों के पास के बाल सफेद हो चुके थे और उसका चेहरा गहरी झुर्रियों से भरा हुआ था। वो 80 साल से ज्यादा का हो चुका था लेकिन उसकी आंखें धुंधली और कमजोर नहीं थीं, बल्कि उनमें एक नरम सी नजर थी जो मानव जाति के भाग्य पर दया करती हुई लगती थी, साथ ही एक ऐसी शांति जो सांसारिक दुनिया को देख चुकी थी। जब वो 7 साल का था तभी उसने नॉर्दर्न प्लेन्स में घूमकर आम लोगों की मदद करने का संकल्प ले लिया था। उसका जीवन उथल पुथल से भरा था, किस्मत ने अक्सर उसके साथ खिलवाड़ किया। उसका ट्राइब नाश्त होने के बाद वो एक गुलाम गू मास्टर बन गया, फिर उसकी पत्नी ने उस धोखा दिया और वो वेरिएंट लोगों का कैदी बन गया। फिर एक संयोग से यूज एक टाइम पाथ गू इमॉर्टल की विरासत मिली और जब वो मरने की कागार पर था तब उसके भाइयों ने उस बचाया। ए फ्लैट, वो एक जीता जागता किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुका था। हालांकि वो एक अकेला इंसान था, उस सार्वजनिक रूप से एक महान राइचस पाथ गू मास्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। उसकी दयालु होने की शोहरत नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों के दिलों में गहराई तक उतर चुकी थी। उसकी इज्जत का स्टार चांग शनयेन, ही लूलन और ल्यू वेनवू जैसे लोगों से कहीं ज्यादा था। जैसे ही लूलन लड़ाई की स्थिति पर सोच विचार करके थक चुका था और उसके मन में पीछे हटने का ख्याल आया, ताई बाई यूनशेंग खुद कैंप में आया, हाथ में एक चिट्ठी लिए। हे लूलन ने चिट्ठी पढ़ी और तुरंत वजह समझ गया। पहले हे ट्राइब के सुप्रीम एल्डर हे बाई को ताई बाई यूनशेंग पसंद आ गया था। उसने कई बार यूज मार्गदर्शन दिया और बचाया।
ए फ्लैट जब ही ट्राइब की सेना मुश्किल में फंस गई थी, तो हे बाई जो चुपके से सब कुछ देख रहा था, उसने ताई बाई यून शेंग को मदद के लिए एक चिट्ठी भेजी। हे लूलैन ताई बाई यून शेंग की काबिलियत जानता था और इसलिए खुशी से झूम उठा। उसने उसी रात ताई बाई यून शेंग की सेवा में एक दावत राखी। दूसरे दिन आसमान अभी साफ ही हुआ था। ही लूलैन ने बेसब्री से अपनी सेना का फॉर्मेशन लगाया और ताई बाई यून शेंग से अपना काम करने की रिक्वेस्ट की। सबकी उम्मीद भरी नजरों के नीचे ताई बाई यून शेंग धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने सामने ऊंचे पहाड़ को देखा। गू ट्राइब अर्थ पाथ में माहिर थी और नॉर्दर्न प्लेन्स में इसके लिए लंबे समय से मशहूर थे। पत्थरों को ढेर करके पहाड़ बनाना यह अर्थ पर एक अकल्पनीय और असंभव तरीका होता, लेकिन इस दुनिया में लगभग 10 दिन में बना ये पहाड़ साबित करता था कि कुछ भी असंभव नहीं था। अलायंस लीडर गू गो लॉन्ग ने छोटी से पहाड़ के नीचे देखा। जब एक सफेद कपड़े सफेद बाल वाला बूढ़ा आदमी फॉर्मेशन के सामने आया, तो उसके आसपास के गू मास्टर्स हंसी से दहाड़ पड़े और नफरत भरी टिप्पणियां कीं, लेकिन गू गो लॉन्ग के दिल में एक बुरा एहसास हुआ। यूज अच्छी तरह पता था कि पत्थरों को ढेर करके बनाया गया ये पहाड़ उसके ट्राइब के अर्थ पाथ गू मास्टर्स द्वारा बनाए गए कई फाउंडेशंस पर खड़ा था। दूसरे ट्राइब्स के लिए इसकी नकल करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसे तोड़ने के कोई तरीके नहीं थे। हे ट्राइब की सेना से कई बार लगातार हारने के बाद गू गो लॉन्ग की सैन्य शक्ति को नुकसान पहुंचा था और सर्वोच्चता के लिए उसकी महत्वाकांक्षा धुंधली पड़ गई थी। उसने इस पर विचार किया और ल्यू ट्राइब के साथ जाने का फैसला कर लिया था। ल्यू ट्राइब के ल्यू वेन वो समझदार और दयालु थी, अपने लोगों के साथ नरम व्यवहार करते थे और खुद के प्रति सख्त थे। उनकी शोहरत ही लूलैन से कहीं बेहतर थी। कई दिन पहले गू गो लॉन्ग ने चुपके से ल्यू वेन वू को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें उसने ल्यू ट्राइब के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। लॉर्ड ल्यू वेन वू ने पहले ही जवाब दे दिया है और मेरे ट्राइब की शरण लेने की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया है, और वो हमें बचाने के लिए अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। जब तक ये 7 दिन और बचाव कर लून, ये मुश्किल हमारे सामने से बादलों की तरह हट जाएगी और मुझे साफ आसमान देखने देगा। जैसे हाइगू गो लॉन्ग अपने मन ही मन खुद को हिम्मत दे रहा था, ताई बाई यून शेंग ने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसकी बड़ी हथेलियों पर गांठें और झुर्रियां थीं, बिल्कुल एक पुराने पेट की छाल की तरह। उसने धीरे धीरे अपना प्राइमीवल एसेंस ट्रांसफर किया। एक कमजोर चांदी की रोशनी उसके हाथों से निकलने लगी। चांदी की रोशनी शुरू में कमजोर थी लेकिन जल्द ही और तेज होती गई, और कुछ हाई सेकंड्स में चांदी की रोशनी इतनी चमकदार थी कि लोग यूं सीधे देख भी नहीं सकते थे। पहाड़ जैसा पहले था। ताई बाई यून शेंग ने धीरे से जाप किया, उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। छोटी पर गू गो लॉन्ग ने यह आवाज सुनी और उसके चेहरे पर एक चौंकाने वाला भाव आ गया। ओ नहीं, ये ताई बाई यून शेंग है। उसी पाल चांदी की रोशनी फूट पड़ी, एक सीधी रोशनी के स्तंभ में बदल गई जो सीधे पहाड़ की चोटी से टकरा गई। अनंत गू मास्टर्स ने स्थिति को बिगड़ते देखा और तुरंत अपने डिफेंस गू एक्टिवेट किए या रोशनी के स्तंभ को रोकने के लिए हमला किया। लेकिन चांदी की रोशनी ने सभी रोकों को नजरअंदाज किया और पहाड़ की चोटी पर चमकी। इंसान और जानवर दोनों को कोई चोट नहीं आई, लेकिन गू ट्राइब के नीचे के पहाड़ के पत्थर, चाहे वो कितने भी विशाल या मोटे क्यों ना हो, चांदी की रोशनी के नीचे जैसे झुलसती धूप में बर्फ एक दिखने वाली गाती से कुछ भी नहीं में बदल गए, जैसे कि वो कभी दहाए नहीं। जब गू ट्राइब की सेना ने अपने पैरों के नीचे का सहारा खो दिया, तो वो एक के बाद एक नीचे गिरने लगे। ये एक कुचलने वाली हार थी। अनंत लोग 500 से 600 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरकर मर गए। बिना शक गू ट्राइब के मास्टर्स, चाहे कितने भी बेवकूफ हों, इस पाल अपनी मुसीबत से वाकिफ हो गए होंगे। वो एक के बाद एक हैरानी से चिल्लाए, ऐसी शक्ति, यह लॉर्ड ताई बाई यून शेंग का पहाड़ जैसा पहले था, है। हे भगवान, बूढ़े सर ताई बाई, जालिम ही लूलैन की मदद क्यों कर रहे हैं? लॉर्ड ताई बाई यून शेंग ने उस वक्त हमारे ट्राइब का स्पिरिट स्प्रिंग ठीक करने में मदद की थी। वो हमारे ट्राइब के उपकारी हैं। ए फ्लैट, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा। पहाड़ गू ट्राइब की सेना के विश्वास का स्रोत था और अब वो जोर से टूट रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा ताई बाई यून शेंग की शोहरत थी जिसने उनके लड़ने की इच्छा को हिला दिया था। हा, ताई बाई यून शेंग सच में अपने नाम के लायक है। जब वो चलता है तो वो असाधारण होता है। हे लूलैन मुख्य टेंट से ये दृश्य देखते हुए जोर से हंसा। यहां तक कि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि ट्राइब में ऐसा छुपा हुआ एक्सपर्ट होगा। लेकिन हर सुपर ट्राइब के सुप्रीम एल्डर्स कभी कभी डिमोनिक और राइचस पाथ के मॉर्टल गू मास्टर्स में से किसी को पसंद कर लेते थे, फिर वो इन बीजों को कल्टिवेट करने के लिए चुनते थे। अगर ये बीज गू इमॉर्टल्स बनने में सफल हो जाते तो उन्हें अक्सर सुपर ट्राइब्स द्वारा ले लिया जाता और उनके बहरी सुप्रीम एल्डर बन जाते।
यह सुपर ट्राइब्स द्वारा अपनी स्थिति को बनाए रखने और खुद को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रणनीति थी। साफ था, ताई बाई यून शेंग रैंक 6 गु इमॉर्टल हे बाई द्वारा सोचा गया एक बीज था और उन्हें विश्वास था कि उसके पास गु इमॉर्टल रेल्म में आगे बढ़ने की उम्मीद है। दुश्मन सेना की दयनीय हालत देखकर हे ट्राइब की सेना का मनोबल बढ़ गया। कई जोर से हंसने लगे और उससे भी ज्यादा दुश्मन पक्ष में सबको, यहां तक कि बूढ़े और बच्चों को भी मारने के नारे लगाने लगे। मुख्य टेंट में गु मास्टर एक्सपर्ट्स भी उत्तेजित द सिर्फ फैंग युआन का चेहरा शांत था। ताई बाई यून शेंग का आना उसकी उम्मीद के मुताबिक ही था। अपनी पिछली जिंदगी के 500 साल की यादों में ताई बाई यून शेंग ने इस पॉइंट से ही ट्राइब की सेना ज्वाइन की थी और ही लू लन को एक विशाल सहायता प्रदान की थी। हे लू लैन का अंत में विजेता बन पाना ज्यादातर ताई बाई यून शेंग के कारण ही था। लेकिन ताई बाई यून शेंग का चरित्र दयालु था और अभियान के दौरान यूज हे लू लन के जंगली और क्रूर स्वभाव का गहरा एहसास हो गया। इस प्रकार जब वो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल हुआ और गु इमॉर्टल में आगे बढ़ा, तो उसने ही बाई की ही ट्राइब का बहरी सुप्रीम एल्डर बनने की रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया। मारो, इन हरामियों को मारो, उन्होंने खड़े होने के लिए पत्थरों को ढेर करके पहाड़ बनाने की हिम्मत की। हे लू लैन उत्तेजित होकर चिल्लाया। ताई बाई यून शेंग जो सेना के आगे था, उसने ही लू लन के शब्द सुने और उसकी भुएं सिकुड़ गईं। उसने एक गहरी सांस ली और हमला करना जारी नहीं रखा, बल्कि अपनी आवाज ही लू लैन तक पहुंचाकर उस समझने लगा, अलायंस लीडर, ऊपर वाला हर जीवित चीज का ध्यान रखता है, मारकाट की क्या जरूरत है। पूरे इतिहास में इंपीरियल कोर्ट के लिए संघर्ष हमेशा खून से जमीन रंगने और भयानक मौतों के साथ हुआ है। जबकि अलायंस लीडर इंपीरियल कोर्ट में प्रवेश करना चाहते हैं, तो गु ट्राइब की सेना को अपने साथ मिला लेना बेहतर होगा। मैं आपकी तरफ से उन्हें मानने के लिए तैयार हूं। गु ट्राइब ने पत्थरों को ढेर करके पहाड़ बनाया और इसका इस्तेमाल हे ट्राइब से मुकाबला करने के लिए किया, लेकिन ताई बाई यून शेंग के खिलाफ उनके द्वारा बनाया गया ये पहाड़ उल्टा उनके लिए एक घटक जाल बन गया। वर्तमान स्थिति ये थी कि ही ट्राइब की सेना ने गु ट्राइब की सेना को बुरी तरह से घेर लिया था। अगर ताई बाई यून शेंग ने बस एक मामूली सा मूव किया होता, तो वो गु ट्राइब को आधे से ज्यादा कम कर सकता था। गु ट्राइब नेचुरली बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं करेगी, लेकिन जब पहाड़ पूरी तरह से गिर जाएगा, तो उनके पास लगभग कोई लड़ने की शक्ति नहीं बचेगी और उनका आखिरी हमला कोई खतरा नहीं होगा। हालांकि ताई बाई यून शेंग ने ऐसा नहीं किया। हे लू लैन की आंख में एक अशुभ चमक आई, हालांकि उसका दिल मारने की इच्छा से जल रहा था। यूज ताई बाई यून शेंग के चेहरे का ख्याल रखना था। ताई बाई यून शेंग कोई मामूली गु मास्टर नहीं था। वो बेहद दुर्लभ टाइम पाथ गु मास्टर्स में से एक था और उसके पास रैंक 5 पीक स्टेज कल्टिवेशन था। नॉर्दर्न प्लेन्स में उसकी इज्जत दिन के सूरज की तरह थी, उसका प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैला हुआ था। हे लू लैन ने अपने मन में सोचा और फिर जवाब दिया, तो मैं बूढ़े सिर की बात सुनूंगा, लेकिन बूढ़े सिर का अकेले पहाड़ पर जाना बहुत खतरनाक है। मैं 6 रैंक 4 एक्सपर्ट्स को बूढ़े सिर की सुरक्षा के लिए भेजूंगा। ताई बाई यून शेंग ने अपना सर हिलाया और भारी सुरक्षा के बीच पहाड़ पर चढ़ गया। उसकी बड़ी इज्जत थी और उसकी दयालु शोहरत लोगों के दिलों में गहराई तक फैल चुकी थी। जैसे ही वो पहाड़ पर चढ़ा, दुश्मन सैनिक अपने आप रास्ता छोड़कर बीच में एक रास्ता बनाने लगे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं बेनिफैक्टर से ऐसे समय पर मिलूंगा। गु गुओलोंग ने कड़वाहट से हेस्ट हुए आगे बढ़कर सलाम किया। उस समय गु ट्राइब का स्पिरिट स्प्रिंग सूख गया था और उन्हें कई बड़े ट्राइब्स ने धकेल दिया था। उनके लिए प्रवास करना बहुत खतरनाक था और इसलिए उन्होंने ताई बाई यून शेंग से मदद मांगी थी। ताई बाई यून शेंग ने बिना कोई फीस लिए उनकी मदद की और गु ट्राइब में सबके लिए एक उपकारी बन गया। ताई बाई यून शेंग के मानने पर, हालांकि गु गुओलोंग यू वेन वू की प्रशंसा करता था, परिस्थितियां व्यक्तियों से अधिक शक्तिशाली होती है, उसके पास सर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ताई बाई यून शेंग पहाड़ पर बस एक चौथाई घंटे के लिए ही था, उसके बाद वो नीचे उतर आया। जब वो ऊपर चढ़ा था, तो उसके साथ 6 लोग थे। जब वो नीचे उतरा, तो 1 लाख से ज्यादा थे। साफ था, ताई बाई यून शेंग का मनाना सफल रहा। गु ट्राइब की सेना ने ही लू लन के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इस प्रकार हे ट्राइब की सैन्य शक्ति तेजी से बढ़ गई। ताई बाई यून शेंग ने लड़ाई की स्थिति को अकेले ही बदल दिया और अपनी गहरी इज्जत के साथ उसने 1 लाख से ज्यादा जानें बचाईं और ही ट्राइब के लिए महान योग्यता भी स्थापित की। जिस दिन ताई बाई यून शेंग हे ट्राइब की सेना में आया, उसने बैटल मेरिट लिस्ट में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। और ठीक उसके विपरीत फैंग युआन था। वुल्फ किंग चैंग शन यिन का नाम बैटल मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे था, लाल रंग में और नेगेटिव में, जो ताई बाई यून शेंग के बैटल मेरिट के साथ एकदम विपरीत दृश्य बना रहा था। उसी रात ही लू लैन ने एक जश्न की दावत और ताई बाई यून शेंग के लिए एक स्वागत समारोह का आदेश दिया।
चांदनी रात थी और तारे कम थे। आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं। ये एक उत्सव का दृश्य था जिसमें खुशी की आवाजें हर तरफ गूंज रही थीं और नॉर्दर्न प्लेन्स के कपड़ों में खूबसूरत युवा लड़कियां सोने, चांदी और कीमती जवाहरत से कड़ी हुई आग के चारों तरफ नाच रही थीं। हे लुलैन ने बार बार ताई बाई यून शेंग के नाम पर जाम उठाया और प्रशंसा की। बूढ़े सिर की सहायता से सभी रक्षा पंक्तियां बेकार हैं। ताई बाई यून शेंग के पास डू रैंक 5 गूद जो सभी नॉर्दर्न प्लेन्स के लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त थे। एक था पहाड़ जैसा पहले था और दूसरा नदी जैसी पहली थी। दोनों टाइम पाथ गु वॉर्म्स थे। पहला जमीन पहाड़ों, टीलों और घाटियों को उनके मूल रूप में लौटा सकता था और दूसरा नदियों, झीलों, झरनों, सोत्रों और झरनों को उनके मूल रूप में लौटा सकता था। गु गुओलोंग ने पहाड़ एक ऐसी जमीन पर बनाया था जो मूल रूप से एक समतल घास का मैदान था। इस प्रकार पहाड़ जैसा पहले था गु के प्रभाव से वो अपने मूल रूप में लौट गया। गु ट्राइब का स्पिरिट स्प्रिंग नदी जैसी पहली थी गु द्वारा अपने मूल स्थिति में लौटा दिया गया था, फिर से प्राइमेवल स्टोन्स बनाने में सक्षम। बड़ी सेनाओं के बीच लड़ाइयों में रक्षा पंक्तियां बनानी पड़ती थीं और यह आमतौर पर अर्थपात गु वॉर्म्स पर निर्भर करता था ताकि लंबी और ऊंची रक्षा दीवारें बनाई जा सके। ये रक्षा दीवारें पहाड़ जैसा पहले था गु के प्रभाव से समतल घास के मैदान में लौट जाती थीं। इस प्रकार हे लुलन के शब्द सभी रक्षा पंक्तियां बेकार हैं के पीछे गहरा तर्क था। चैप्टर एंड।